देखते हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री और रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये अभी चल ही रहा है और इसका एक और पार्ट हम लोग देखेंगे। और आज जो है वो है दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपकरण का प्रभाव। ये लाइफ में हम लोग का जुड़ा हुआ है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मोबाइल तुमसे एकदम कनेक्टेड रहता है, जियो का, क्या भाई साहब, है कि नहीं? तो उसी प्रकार ये भी कनेक्टेड रहेगा। भोजन जैसे हमारा पचता है, तो भोजन जब पचता है तो उसमें दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, जैसे गौर करिएगा बात का। एक तो भोजन पचता जब है तो वो ऑक्सीकरण होता है। अब बताओ, ऑक्सीकरण जब होगा तो अवकरण भी होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ चलता है, तो ऑक्सीकरण ही ऑप्शन में देता है, ऑक्सीकरण देगा वही देगा, तो ऑक्सीकरण अवकरण दोनों चलेगा साथ में। इसके साथ साथ ये अपघटन है। अपघटन का दूसरा नाम हम लोग पढ़े थे नियोजन, नियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, है कि नहीं? तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया किस प्रकार है? अभी जैसे ग्लूकोज हमारे शरीर में जो होता है, सबसे पहले जो तुम खाना खाया, अब खाना खाया और तुरंत शरीर में चल जाता है? नहीं जाता है, उसके पीछे बहुत सारा रीजंस होता है, बहुत सारा प्रक्रिया गुजरता है। तुम खाना खाया और खाना खाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। खाना खाया, उसके बाद वो जा करके बढ़िया से पाचन होगा, माने पचा, पचने के बाद वो स्वांगीकरण होता है, यानी कि वो उसके अंदर जो, जैसे तू भात खा लिया, तो भात खा लिया तो भात के अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट तुम्हारे शरीर उसको एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद वो ग्लूकोज बनता है, वो कार्बोहाइड्रेट क्या बन जाता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज अभी ऊर्जा फिर भी नहीं मिला है, ये ग्लूकोज है, जैसे C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज है। उसके बाद आपको सांस जब लीजिएगा, जब रेस्पिरेशन कीजिएगा, जब श्वसन होगा, उस समय आप ऑक्सीजन दीजिएगा उस ग्लूकोज को, यही ना होता है? ग्लूकोज, जब ग्लूकोज को क्या मिल गया? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन मिल गया और अब ऑक्सीजन जैसे ही मिला, वो ग्लूकोज का विखंडन कर देता है, तोड़ देता है, तोड़ देता है, तो अपघटन हो गया ना, वियोजन हो गया, तो अपघटन हो गया। यानी कि यहाँ से ग्लूकोज टूट करके ये क्या बना देगा? सबसे पहले हम लोग खाना जो सांस छोड़ते हैं वो क्या चीज छोड़ते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसके साथ आप हल्का मात्रा में जल भी होता है। अब कहेगा जल कहाँ होता है, वो देखा, तो जल आप ठंडा में बहुत ज्यादा देखिएगा, शीशा के सामने हा कर देना है, उस पर लिख देना है ना? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तो सबको पता है हम लोग छोड़ते हैं, और ये जो है जल थोड़ा सा मात्रा में छूटता है, बहुत ज्यादा क्या मिलता है? ऊर्जा। और तुम एकदम से दिन भर एकदम टन टन महसूस करते हो। तो जो सांस, जिसका ऑक्सीजन लेवल कम है, वो आदमी जिसका BP कम है, जिसका ऑक्सीजन लेवल कम है, उसको ऊर्जा भी कम मिलती है, इसीलिए मरुआल रहता है। अरे बात समझ, मरुआल क्यों रहता है? उसके पीछे यही रीजन है, क्योंकि आप जो है ऑक्सीजन आपको बहुत कम मिल पा रहा है। खुश हो गया, क्या रहता है? तो ये बात समझ में आई। तो भोजन का पचना क्या है? ऑक्सीकरण अवकरण दोनों अभिक्रिया है, और अपघटन भी है। अगर ये ऑप्शन रहा तो ये मार देना, ये रहा तो ये मार देना, दोनों रहा तो दोनों मार देना, मैंने बोथ मार देना। बात समझ में? दोनों नहीं मराएगा ना। इसके बाद इसका एक और है प्रभाव। भोजन जो है, हम लोग जो खाना खाते हैं, वो भोजन कभी कभी जो है दुर्गंधित हो जाता है। दुर्गंधित हो जाने का मतलब ये है, गर्मी के दिनों में ये ज्यादा होता है। जो खाना तुम सुबह बनाया वो शाम तक क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, जिसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं योराएग लोग, है कि नहीं? तो योराज है भात का, कब? जब उसको जो है आप ऑक्सीजन से वो क्रिया कर लेती है। जैसे तू खाना जो भी खाना बनाया है, वो खाना क्या करता है? वो, ये जो हमारा हवा है, उस हवा में ऑक्सीजन है, और उस हवा में ऑक्सीजन क्या करेगा? उस ऑक्सीजन ने क्या करता है? हवा में जो उपस्थित ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन उस खाना में जो तेल होता है, तेल वाला पदार्थ ज्यादा खराब होता है। बात समझ आ रही? तो वो तेल जो है, तेल यानी कि खाना में क्या होता है? फैट्स होता है, वसा। बात समझ आए? वो वसा क्या करेगा? इस ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, और ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद वो क्या हो जाता है? दुर्गंधित हो जाता है, खराब हो जाता है। तो उस खाना को हम लोग अपने भाषा में कह देते हैं और आएग लो, अगर नहीं तो वो खाना क्या हो गया? बासी हो गया। वो खाना
नहीं खाना चाहिए, लेकिन गरीबी में हम लोग का आटा गीला है, खाना ही खाना है ना, तो उपाय भी क्या है, तो हम लोग उस खाना को भी खा लेते हैं। गौर करिएगा बात पर, ऑक्सीजन से क्रिया करके तेल क्या कर लेता है, ऑक्सीकृत कर लेता है, और वो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया यहाँ भी हो गया। अब हो गया, ना हो इसके लिए क्या करना है, ना हो इसके लिए क्या करना है, बचाने के लिए क्या करना है, उसको सबसे पहले आप ऐसे चीज का प्रयोग करें, जैसे बचाने के लिए, बचाव लिख देते हैं, बचाने के लिए आप इसको जो है रेफ्रिजरेटर में इसको रख देते हैं, यानी कि फ्रिज, बात समझ आ रही, फ्रिज में रख दीजिएगा, तो फ्रिज में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, फ्रेश रहता है। इसके बाद और भी आप कुछ कर सकते हैं, जैसे वायुरुद्ध, वायुरुद्ध बर्तन में आप रख सकते हैं। वायुरुद्ध बर्तन क्या होता है, जैसे हॉटपॉट होता है ना, वो रोटी रखने के लिए, ऐसे रोटी रख दोगे तो वो ज्यादा खराब हो जाता है, और उसमें रखने पर वो रोटी सुरक्षित रहता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो वो क्या करेगा, क्रिया नहीं करेगा और खराब नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ये सब क्रिया है। इसके बाद संक्षारण हम लोग देखते हैं। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपकरण का एक और प्रभाव है, वो है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, धातु को खराब हो जाना, नष्ट हो जाना, क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। जैसे आप लोहा ले लीजिए, और लोहा को ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन उसको मिल गया, ठीक है, लोहा को ऑक्सीजन मिल गया, नमी भी रहेगा, ठीक है, नमी यानी कि समझ में आ रहा है, हल्का वो जो पानी वाला जो हवा होती है, जिस हवा में क्या होता है, पानी होता है, का है खुश बड़ा है, तो लोहा को जब ऑक्सीजन मिलता है और वो नमी उसके साथ रहता है, तो वो क्या कर लेता है, संचारण कर लेता है, ठीक है, Fe2 Fe2O4, ये क्या कर लेता है, ये संचारण का क्या है, सूत्र है, यानी कि जंग लग जाता है, क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, तो जंग लग गया। उसके बाद होता है दहन, दहन भी इसका एक प्रभाव है, ऑक्सीकरण अवकरण का ही प्रभाव है। देखो दहन क्या होता है, गौर करिएगा बात पर, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में किसी भी दहनशील पदार्थ का जलना क्या है, दहन है। अब दहन का मतलब क्या है, जल जाना, है ना, किसी भी चीज, कोई भी चीज अगर जल जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, वो दहन हो गया। जैसे होलिका दहन में हम लोग क्या करते हैं, होलिका को क्या किया जाता है, नहवा धोवा कर तैयार करते हैं कि नहीं ना, उसको क्या किया जाता है, होलिका दहन में होलिका को जलाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं होलिका दहन। तो होलिका दहन का मतलब जल जाएगा, जब कोई भी चीज जल जाएगा उसको क्या कहेंगे सर, दहन हो जाना। ये सारे है होलिका, तो ये बात समझ में आया कि नहीं आया, तो इसको लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं जो भी होगा। इसका एक और होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल क्या होता है, सिट्रिक अम्ल अगर मिला दीजिएगा खाना में, सिट्रिक अम्ल यानी कि खट्टा, जैसे नींबू हो गया, जैसे संतरा हो गया, इस सबको अगर मिला दीजिएगा तो आपका खाना क्या होगा, खराब नहीं होगा, बहुत जल्दी खराब नहीं होगा। माने ऐसा नहीं है कि अभी मिला दिए और 5 दिन बाद खाएंगे देखते हैं खराब है कि नहीं, तो वो खराब हो जाएगा, मतलब वो लंबा समय नहीं, फिर भी एक चलता है। तो देखिए सबसे पहले पदार्थ का प्रकार, पदार्थ का प्रकार किस आधार पे, दहन के आधार पर, दहन के आधार पर गौर करना, पदार्थ कितने प्रकार का हो सकता है, जलने के आधार पर, या तो जलेगा या तो नहीं जलेगा। बात समझ में आ रही है,
ऐसा थोड़ी है कि आधा जलेगा, आधा नहीं होगा, या तो जल जाएगा या तो नहीं जलेगा। तो दो ही प्रकार का पदार्थ हो सकता है जलने के आधार पे, एक होगा दहनशील और एक होगा अदहनशील। बात समझ में आ रही? जो पदार्थ जल जाता है उसको क्या कहते हैं? दहनशील। जो पदार्थ जल जाता है, जो पदार्थ का दहन हो सकता है उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल बताओ। लकड़ी और कागज, प्लास्टिक, बहुत सारा है कि नहीं? कुछ भी जो जल जाता है, ईंटा पत्थर जल जाएगा ना, 1 नंबर है कि नहीं? जो पदार्थ नहीं जलेगा, जो पदार्थ जो पदार्थ का दहन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अदहनशील। जैसे पत्थर, बालू, मिट्टी, बात आ रहा है समझ में? या तो वो जल जाएगा या तो नहीं जलेगा। अगर जल जाता है तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है बताओ? दहन, दहन के लिए आवश्यक कारक, दहन कराना है किसी चीज का, क्या क्या चीज जरूरी है? नहीं पता? एक बात बता, एक बार सवाल इसी तरह पूछ दिया कि सर मच्छर को मारने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत है, तो बच्चा खुश होकर का जवाब दिया। क्या क्या जवाब दिया कि सर मच्छर को मारने के लिए सबसे पहले मच्छरदानी आप लगा सकते हैं। नहीं, और और क्या कर सकते हैं? जैसे वो क्या नाम है उसका जो जलाता है, उसको क्या नाम है? अगरबत्ती लगा सकते हैं। माने कि सब कुछ वो बता दिया जो जो चीज का जरूरत है। बात समझ आ रही है? लेकिन मच्छर से बचने के लिए सबसे पहले मच्छर को ही भगा सकते हैं ना। मच्छरे अगर नहीं रहेगा तो अगरबत्ती का लगाओगे? तो सबसे मेन पॉइंट वो बात ही नहीं करता है। तो अभी जैसे तुम लोग को हम बात किए कि दहन होने के लिए सबसे पहले क्या चीज का जरूरत है, तो जरूरत है बहुत सारे चीज का। जैसे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन नहीं होगा तो दहन नहीं होगा। उसके बाद दहनशील पदार्थ का होना जरूरी है। उसके बाद ज्वलन ताप। क्या है? ज्वलन ताप। ऑक्सीजन के बिना किसी भी चीज को जलाना संभव नहीं है। आप कहीं भी जला लो, जैसे आप मोमबत्ती ही जलाइएगा, तो मोमबत्ती जब जलाइएगा तो क्या होता है, मोमबत्ती को जला करके तुम उसको कांच के गिलास से ढक दो, वो बुझ जाता है। उसके पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि उसको ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाता है। किसी को अगर वो जल रहा है, कोई आदमी अगर आग लग गया है शरीर में, तो उसके ऊपर कंबल ओढ़ा दिया जाता है। रीजन क्या है? ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाता है। जब ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाएगा
तो आग अपने आप बुझ जाएगी। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन बहुत बढ़िया चीज है आग जलाने के लिए, है कि नहीं। उसके बाद ज्वलनशील पदार्थ होना जरूरी है, जो जला रहे हो वो तो होना चाहिए ना। अब जैसे तुम ईंटा में आग लगा रहा है ऑक्सीजन के उपस्थिति में, मारो तो नहीं ना जलेगा। वो जलने के लिए ज्वलनशील दहनशील पदार्थ होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद ज्वलन ताप, सबका ज्वलन ताप अलग अलग होता है। जैसे जैसे हम बात करेंगे किसका, मान लेते हैं दो तीन चीज ले लेते हैं। एक ले लेते हैं, एक ले लिए लकड़ी, एक ले लिए कागज, ठीक है। मान लो एक ले लिए कोयला, एक ले लो पत्थर। तो जैसे एक एक मान लो एलपीजी गैस ले लिए, ठीक है। एलपीजी गैस जो घर में खाना बनाने के लिए यूज होता है। तो एलपीजी गैस में सिर्फ चिंगारी जरूरत है। बात समझ आ रही। कोई कोई माने इतना उसके अंदर भरा होता है कि खाली चिंगारी लगा दो तो वो क्या कर देगा, जला सकता है। तो एलपीजी गैस क्या होता है, एलपीजी गैस गैस है पर ये लिक्विड फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं या लिक्विड प्योरीफाई गैस कहते हैं, ठीक है। तो इसका नाम है। ये क्या होता है, इसको सिर्फ चिंगारी दे दो तुम लाइटर से, ऐसे ऐसे करके चिंगारी दे दिया, हो गया, इसमें आग लग जाती है। लेकिन अगर लकड़ी का बात करेंगे तो लकड़ी को चिंगारी से काम नहीं चलेगा, और ना ही एक माचिस दे दिया तुम तो कहेगा जला देंगे, नहीं जलेगा। हाँ, एक माचिस से चलाया जा सकता है किसको, कागज को। पत्थर को, ये एलपीजी को क्या चिंगारी से जला सकते हैं, इसको क्या, इसको एक माचिस से जला जा सकता है। लकड़ी को एक माचिस से नहीं जलेगा, उसके लिए क्या है, उसको और देना होगा ताप, इसको ताप और देना होगा। इसका ज्वलन ताप क्या है, और ज्यादा है। सबसे कम किसका है, इससे ज्यादा थोड़ा उसका है, इससे ज्यादा थोड़ा इसका है, इससे ज्यादा थोड़ा इसका है। माने कोयला को जितना देर में लकड़ी जलता है उतना देर में कोयला भी नहीं जलेगा, कोयला और चाहिए उसको ताप। अब पत्थर को जलाते रहो नहीं जलेगा, क्योंकि ये ज्वलनशील पदार्थ है ही नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो सबका ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे एक नंबर में है, ये 2 नंबर में हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो गया, और ये तो होगा ही नहीं। बात समझ में आ रही। तो आपको समझ में आई बात, फिर से एक बार देख लेते हैं। एक होगा दहनशील और एक होगा अदहनशील। दहनशील पदार्थ उसको कहेंगे जो आग लग जाता है, जिसमें आग लग जाता है, और वो जिसमें आग नहीं लगे उसको अदहनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे बालू मिट्टी जो भी है तुम्हारा, दहन होने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत है, तो सबसे पहले जरूरत है ऑक्सीजन का, उसके बाद दहनशील पदार्थ होना जरूरी है, और ज्वलन ताप भी होना जरूरी है। ज्वलन जैसे ऑक्सीजन का उपस्थिति में ही जलता है वो, इसमें ज्वलनशील पदार्थ का होना मतलब ये है कि जैसे वैसा पदार्थ जो जल जाता हो, ये पदार्थ है कि नहीं, तो वो होना जरूरी है। और ज्वलन ताप का मतलब उसको उस बिंदु तक तुमको क्या करना होगा, आग देना पड़ेगा। तो इसके ज्वलनशील ताप का, इसको मिटा करके उसका लिख देते हैं हम। वह न्यूनतम बिंदु जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करता है, वह ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील ताप, जो ज्वलन ताप है वो ताप क्या कहलाता है, जिस जिस माने जितना वो एनर्जी में जलना शुरू कर देता है उसी को क्या कहते हैं, ज्वलन ताप। बात समझ में आ रही है। सबका अलग अलग होता है। लिखिए कहाँ पे, देखते हैं। देखिएगा, एक और हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। एक एक जो जलता है वो ऑक्सीजन की माने पर्याप्त मात्रा होती है। जैसे ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा, समझिएगा गौर से, ऑक्सीजन की एक पर्याप्त मात्रा में जलेगा और एक ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में जलेगा।
ऑक्सीजन की जब पर्याप्त मात्रा होगी, जब पूरी तरह से उसको ऑक्सीजन मिल रहा होगा, तो वो पूरी तरह से जलेगा, उसको कहेंगे पूर्ण दहन। क्या कहेंगे? पूर्ण दहन। क्या कहेंगे? पूर्ण दहन। जब पूर्ण दहन होगा तो गौर करिएगा, उसका रंग नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नीला। आप देखते भी होंगे एलपीजी गैस में उसका रंग क्या है? एलपीजी गैस जो निकलता है वो गैस किस प्रकार का दिखता है? लाल की नीला। और जब जिस दिन गैस खत्म होने वाला रहता है उस दिन देखना वो लाल हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो रंग उसका क्या हो जाएगा? नीला। इसमें ताप सर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन प्रकाश एक ढिबरी के बराबर, प्रकाश कम होता है। बात समझ में आ रही? प्रकाश क्या होगा? कम, और ताप क्या होगा? ज्यादा। जब ऑक्सीजन उसको पूरी तरह से मिल रहा होगा तो वो दहन पूर्ण दहन कहलाएगा। वो उसका रंग हो जाएगा नीला और उसमें ताप बहुत ज्यादा होगा। उसमें आग में हाथ डाल के देखना, वो एलपीजी गैस वाला, और एक बार डाल देना वहां दूसरा वाला, मैंने लकड़ी वाला, दोनों में पता चल जाएगा किसमें ज्यादा है। इसमें प्रकाश बहुत कम होता है सर। यही इसका अपोजिट है, इसको कहता है अपूर्ण दहन। क्या कहेंगे? अपूर्ण दहन। इसका प्रकाश क्या होगा? पीला। प्रकाश इसका हो जाता है पीला। जैसे सूर्य का रंग कैसा है? पीला। उसी प्रकार ये दिखेगा पीला आपको। लेकिन सर ताप इसमें थोड़ा कम होता है। ताप क्या होता है? कम। लेकिन प्रकाश की बात करेंगे तो प्रकाश एकदम ज्यादा होता है। आ रही बात समझ में? तो इसी के आधार पर हम लोग मोमबत्ती का देखेंगे। ये है मोमबत्ती। मोमबत्ती का 3 मंडल है सर, ठीक है। इसको कहते हैं केंद्रीय, क्या कहेंगे? केंद्रीय मंडल। और ये है मध्य मंडल। आ रहा है? मध्य मंडल इसको कहते हैं, इधर लिख देते हैं मध्य मंडल। ये जो है इसको प्रकाशवान बोलते हैं, ठीक है। और ये है बाह्य मंडल, ये प्रकाश हीन होता है। गौर करिएगा बात। मोमबत्ती का देखो, सबसे अंदर जो मोमबत्ती का पार्ट रहता है उसको कहते हैं केंद्रीय मंडल। और ये जो केंद्र होता है, इस केंद्र में जलन की क्रिया नहीं होती है, सिर्फ पिघलता है। इसमें मोम क्या होता है? केंद्रीय भाग में मोम क्या होता है? सिर्फ पिघलता है। क्या करता है? पिघलता है। इसमें इसमें ताप सर नहीं होता, इसमें ताप नहीं होता है। मतलब ये है कि आप कोई माचिस का तिल्ली लीजिए और अगर डायरेक्ट यहाँ घुसा सको तो यहाँ पे माचिस की तिल्ली नहीं जलेगी। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आया? माचिस की तिल्ली को अगर तुम डायरेक्ट केंद्र में घुसा दो तो वहां पे माचिस की तिल्ली नहीं जल रही होगी, क्योंकि वहां पे जलन का प्रभाव होता ही नहीं है, वहां जलता ही नहीं है, वहां तो सिर्फ पिघल रहा होता है। बात समझ आ रही है? आगे इसके बाद देखते हैं। हाँ, ताप जैसे ई सब में होता है ना, इसमें प्रकाशवान, जो प्रकाशवान है, जो मध्य मंडल है, उसमें सर ताप होता है ज्यादा। ताप क्या होता है? ज्यादा। इसको ऑक्सीजन, अब एक एक बात आप थोड़ा सा लॉजिकल बोलिए, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किसको मिलेगा? जो सबसे बाहरी है उसी को मिलेगा। जो सबसे बाहर है उसको ऑक्सीजन मिल रहा होगा। अगर वो ऑक्सीजन मिलेगा उसको, तो ये बात बता उसका पूर्ण दहन हुआ कि नहीं हुआ? जब पूर्ण दहन होगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। कहाँ लिख दें?
यहाँ पे लिख देते हैं। प्रकाशहीन, देखो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, बाह्य मंडल जो प्रकाशहीन है उसको ऑक्सीजन पूरा मिल रहा होगा ना। अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो वो पूर्ण दहन होगा, उसका कलर क्या हो जाएगा, नीला। उसका कलर क्या हो जाएगा, नीला। और साथ ही साथ हमको ये बता दो, इसमें ताप होगा, ताप होगा ना, और इसका प्रकाश क्या होगा, कम। बात समझ में आ रही है। और यहीं पे बीच का जब बात करेंगे तो इस बीच में जो है प्रकाश इसको कम मिल रहा होगा, पहले तो प्रकाश इसको मिलेगा। अब प्रकाश जो इससे माने क्या बोलते हैं, इससे जो बच गया प्रकाश, बात करें ऑक्सीजन जो मिला इसको, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इसको मिला। अब इसके बाद जो बच गया वो मध्य भाग को मिलेगा। अब मध्य भाग को ऑक्सीजन थोड़ा थोड़ा मिल रहा होगा, जब कम मिल रहा होगा तो उसको बोलेंगे ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा। और जब ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा होती है तो उसको कहते हैं अपूर्ण दहन। और जब अपूर्ण दहन होगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, पीला। तो कलर क्या हो गया इसका, पीला। ताप क्या होगा, कम। ताप क्या होगा, कम। लेकिन प्रकाश एकदम भर भर के, ताप होगा कम, ताप ज्यादा ही होगा रे, ताप कम और प्रकाश ज्यादा। ठीक है, आ रही बात समझ में कि नहीं? बस यही था सर। एक तो और इसको हो गया, ये नहीं हुआ, उतारो सबसे। देखिए लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, एलपीजी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एलपीजी गैस जो है, जो घरों में हम लोग यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, उसको क्या कहते हैं, एलपीजी गैस। वो एलपीजी गैस क्या क्या चीज का मिश्रण होता है, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। सबसे ज्यादा जो होगा, जो मुख्य रूप से होगा वो क्या होता है, ब्यूटेन। मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है, सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है, ब्यूटेन होता है। अब इसका ये सूत्र है C2H6, यहाँ पे एक बढ़ा देंगे C3 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा H, यहाँ पे C4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा H। इसका जो फुल फॉर्म होता है लिक्विड प्योरीफाइड गैस होता है। और इसको गंध, देखो जो एकदम जो मुख्य रूप से जो ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन में कोई गंध नहीं होता है। और गंध नहीं होता है इसके लिए ये, इसका अगर रिसाव हो गया, कभी कभी ये मान लो निकल रहा है कहीं घर से, तो नहीं पता चलेगा ना कि निकल रहा है। इसके लिए इसमें एक गंध मिलाया जाता है जिसका नाम क्या है, इथाइल मरकैप्टन। इसी का गंध होता है। ये ब्यूटेन का कोई, ये एलपीजी गैस का कोई गंध नहीं होता है। गंध जो होता है किसका होता है, इथाइल मरकैप्टन का। ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है।